हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच मौजूद हैं और उस टॉपिक का नाम है कार्ल मार्क्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स, बुक्स और उसी बुक्स और वर्क्स में समाहित कार्ल मार्क्स के डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, जिसके आधार पर आपका एग्जाम फ्रेम होता है या एग्जाम के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। हम इस तरह की वीडियो भी आगे आने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफर है, थिंकर्स पर बनाते रहेंगे, उनके वर्क्स को, उनकी बुक्स को डीपली आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाए जाने का एक बड़ा कारण यह भी है क्योंकि आपने इससे पुरानी वीडियो प्लेटो से संबंधित वर्क्स और उनके बुक्स पर और उनके आइडियाज़ पर जो हमने वीडियो बनाई, उसको आपने बखूबी प्यार किया और साथ ही साथ सपोर्ट किया। इसी को ध्यान में रखते हुए हम उसी तरीके से ये कार्ल मार्क्स की वीडियो लेकर के आपके बीच मौजूद हैं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कार्ल मार्क्स की 10 प्रमुख पुस्तकों के ऊपर। वो पुस्तकें जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं और इसके आधार पर ही आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमने जो है ट्रिक के द्वारा इन्हें याद करने का, सीक्वेंस करने का जो तरीका बताया है, वो भी कोई ना कोई फैक्ट को आधार बना करके ही बनाया है। ऐसा नहीं कि वैसी कोई हमने ट्रिक बना दी, वो ट्रिक भी आपने कोई ना कोई एग्जाम में आपको यूज़ जरूर होगी है या आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। और ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दें कि शुरुआती जो कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं वो उनके घनिष्ठ मित्र फ्रेडरिक एंगल्स के साथ देखने के लिए आपको मिलेंगी। कहा तो ये भी जाता है जो कार्ल मार्क्स का जवानी का जीवन रहा उसमें मेंटली और फिजिकली सपोर्ट उन्हें कहाँ से मिला? उनके मित्र से, यानी फ्रेडरिक एंगल से। और दूसरी तरफ देखें, जब उनकी शादी हो जाती है वो सपोर्ट उन्हें किसके द्वारा मिला? उनकी पत्नी के द्वारा। कुछ आलोचक तो यह भी कहते हैं कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हुए कि कार्ल मार्क्स ने सदा अपना जीवन अपनी पत्नी के पैसों पर ही काटा, उसके ही पैसों से वह अल्कोहल का सेवन करता रहा और कुछ ना कुछ मनगढ़ंत विचार अपने पेश करता रहा। वो लाल क्रांति वाले विचार अपने पेश करता रहा। देखो, आलोचना हो सकती है, सपोर्ट भी हो सकता है, उस चीज़ को छोड़ दें। बस ये जान लें कि शुरुआती वर्क जो है वो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ उन्होंने शुरू किया या आरंभ किया। तो सबसे पहली पुस्तक की बात करें वो है 1844 में लिखी गई कार्ल मार्क्स की द होली फैमिली। द होली फैमिली 1844 में लिखी गई और ये अपने मित्र के साथ इन्होंने लिखी। उनका नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। जो दूसरी पुस्तक थी उसका नाम था इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, या इसे हम दूसरे शब्द में या दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखो, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गई या पेरिस पांडुलिपि, ठीक है, ये इस तरह की एक पुस्तक नहीं थी। ये कार्ल मार्क्स के बिखरे हुए विचार थे जो एक जगह सिमेटे गए, या दूसरी तरफ कहें क्या बाद में इन विचारों को इकट्ठा किया जो अलग अलग जगह पर उन्हें मिले, या इस पुस्तकों को बाद में खोज करके निकाला। वैसे कहें तो ये कार्ल मार्क्स ने 1844 में ही लिख दी थी, ठीक है, मगर इसको जो पब्लिश किया गया वो 1932। मगर आपको याद रखना है 1844 का ही सन, जब सीक्वेंस पूछा जाएगा तो 1844 को याद रखना आपको। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट कब आई? 1844। देखो, ये पुस्तक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी जो कार्ल मार्क्स को हम केवल लाल रेवोल्यूशन या लाल क्रांति, रक्त जनित क्रांति के रूप में जानते हैं, उससे पहले यंग मार्क्स का एक आइडिया है, उसको भी हमें इस पुस्तक में ही जानने का, समझने का प्रयास किया या मिलता है हमें। हम आगे बात करेंगे जब इस आइडिया को हम अच्छे से जानेंगे। अभी बस इतना जान लें यंग मार्क्स के बारे में, और जो मानवतावादी विचार है मार्क्स के वो इसी पुस्तक में देखने के लिए मिलते हैं। जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है द जर्मन आइडियोलॉजी। ये 1846 में लिखी गई। देखो, ये भी एक पांडुलिपि थी, यानी बहुत बिखरे बिखरे पांडुलिपि कहते हैं ना कि हमने लिखी गई पांडुलिपि, उसी तरीके का एक सेट था, ठीक है। यह भी 1932 में पब्लिश किया गया, उसी तरीके से जैसे पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है उसे पब्लिश कराया गया, ठीक है, 1932 में। बस याद रखेंगे 1844, 1844, 1846, ठीक है, इन तीनों पुस्तकों। अब इस तीनों ही पुस्तकों का क्रम कैसे याद करें वो एक बड़ी बात है, ठीक है। इन तीनों ही पुस्तकों का क्रम याद करने के लिए हमने आपके सामने एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक क्या है? बॉम्बे प्लान। देखो, हमारे यहाँ पर भारत के अंदर बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में ही आया था। आपको याद होगा 1944 में
1944 में आपको बॉम्बे प्लान देखने के लिए भारत के अंदर, तो हमने इससे रिलेट कर दिया 1844, ठीक है। तो पहली पुस्तकों का सन याद हो जाएगा आपको, द होली फैमिली। कब आई? बॉम्बे प्लान जब भारत में आया था, उससे 100 साल पहले, ठीक है। तो एक बॉम्बे प्लान क्या था? आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि थी। तो हमने कैसे याद किया? बॉम्बे प्लान एक आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि था जो जर्मन विचार से प्रभावित था। तो आपको क्या पता चल गया? हमने क्रम बनाया। पहली पुस्तक हॉली फैमिली, अपने दिमाग में बसा ले, पहली पुस्तक हॉली फैमिली 1844 में आई, और इसको हमने कैसे अपने दिमाग में बिठाया? बॉम्बे प्लान से, जो भारत में आया था 1944 में, यानी कि 100 साल बाद। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, इसे हमने हिंदी में यहाँ पर बोल दिया। बॉम्बे प्लान एक आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि था जो जर्मन विचार से प्रभावित था, यानी कि जर्मन आइडियोलॉजी से प्रभावित था। तो आपको याद हो जाएगा एक क्रम कि आपको कैसे याद करना है? बॉम्बे प्लान 1944 में आया, यह आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि था जो जर्मन विचार से प्रभावित था, जर्मन विचारधारा से प्रभावित था। मुझे लगता है तीनों ही पुस्तकों के क्रम आपको याद हो गए हैं। अब अगला आगे चलते हैं हम। अब अगली 3 पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। उन पुस्तकों का नाम है, पहले पुस्तक की बात करें 1847, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी गई। फिर अगली पुस्तक थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 के अंदर हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद यह भी पुस्तक उन्होंने किसके सहयोग से या किसके सहयोग से या संलग्न में हमें देखने के लिए मिलती है? फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने इसे मिलकर के ही लिखा था, ठीक है। फिर अगली पुस्तक की बात करें द क्लास स्ट्रगल, जो 1850 के अंदर आती है, ठीक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस इसका पूरा नाम है, मगर इस पुस्तकों को हम शॉर्ट में ही जानते हैं द क्लास स्ट्रगल, ठीक है। वर्ग संघर्ष, ठीक है। अब इसके तीनों ही पुस्तकों का क्रम कैसे याद करेंगे, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? हमने यह बताया जो कार्ल मार्क्स की पुस्तकें थी ऊपर वाली, वो 1844 के विचार से आई, निकल करके सामने आई। और ये तीनों पुस्तक कैसे सामने आई? हमें यह पुस्तक हमें देखने के लिए मिलती है 1847, भारत आजाद होता है 1947 के अंदर भारत आजाद होता है, ठीक है। वैसे ही हमने, फिर मैंने कहा ना कि भारत की पृष्ठभूमि से फैक्ट निकाल करके हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत उस समय क्या होता? देखो यहाँ लिखा है भारत आजाद हुआ तो गरीब था, यानी कि पॉवर्टी का वर्ड आपको याद रखना है, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी से याद रखना है। भारत आजाद हुआ 1947 और यहाँ पे 1847 है, इसलिए नेहरू कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लाए। यह हम कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को मान ले, समाजवादी घोषणा पत्र लेकर के आए, क्योंकि फ्रांस में भी वर्ग संघर्ष था, ठीक है। हमने क्या देखा कि हमारे देश में 1847 या 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत एक गरीब देश था, इसलिए नेहरू कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लाते हैं, जो कम्युनिस्ट बुक थी उसी से रिलेट किया 1848 में, यानी कि 1 साल बाद, क्योंकि फ्रांस में भी वर्ग संघर्ष था। क्यों लेकर के आए? क्योंकि फ्रांस में भी वर्ग संघर्ष था। फिर हमने देखा वर्ग संघर्ष, ठीक है। 1850 में क्या होता है? पब्लिश होते हैं, और उसी समय हमारा संविधान लागू होता है। तो मुझे लगता है इन तीनों का भी क्रम आपको याद हो गया होगा। जैसे इन तीनों का क्रम याद हुआ कि बॉम्बे प्लान कब से हुआ, याद आता है हमारे देश में 1944, हमने यहाँ से रिलेट किया 1844, ठीक है। अब अगले आगे चलते हैं हम। अब 3 अन्य पुस्तकों के बारे में समझेंगे। उन 3 अन्य पुस्तकों को देखें तो क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हैं, ये 1859 में पुस्तक आती है हमारे सामने। 1859 में ये पुस्तक कब आती है? 1859 में, ठीक है। 1859 में जब ये पुस्तक आई तो इसके बाद ही जो अगली पुस्तक थी 1865 में, ठीक है, वैल्यू प्राइस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आई दास कैपिटल, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी मानी जाती है, दास कैपिटल, ठीक है। अब इन तीनों का क्रम कैसे याद रखना है आपको? इन तीनों का क्रम इस तरीके से याद करेंगे। आप देखते हैं कि यूएसए के अंदर अभी तक हमने जो ऊपर की 6 पुस्तकों को याद किया वो भारतीय पृष्ठभूमि से याद किया, ठीक है। पहले हमने कहाँ से जोड़ा? बॉम्बे प्लान से जोड़ा, जो 1944 था और वहाँ पे 1844 था। फिर हमने भारत की आज़ादी से, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और वहाँ पर क्या हुआ? 1847 में चौथी बुक आई, यानी कि हमें उसे पहली मानना, ठीक है। उसके बाद हमने 3 अन्य पुस्तकों को याद कर रहे हैं यूएसए की पृष्ठभूमि से, 2 ऊपर की 6 पुस्तकों को भारत की पृष्ठभूमि से और इसे यूएसए की पृष्ठभूमि से। कैसे याद करना? 1854 से 1954 से 1868 के बीच,
ठीक है। 1868 के बीच हमें क्या देखने के मिलता है यूएसए में, हमें सिविल राइट मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन देखने के लिए मिलते हैं। उसका नेतृत्व या उसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। ये अमेरिका में हुआ और इसकी अमेरिका की पृष्ठभूमि से जोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो ब्लैक पीपल थे उन्हें अधिकार नहीं दिए गए, उनकी स्थिति कैसी थी उसके बारे में चर्चा की गई। तो हमने पहली पुस्तक को कैसे देखो कैसे डिफाइन किया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका की पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी देखो पहला नाम आ गया ना पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की आलोचना की क्योंकि समाज में, ठीक है, मूल्य और लाभ अधिक हो गया था, ठीक है, मूल्य और लाभ अधिक हो गया था। किसका हो गया था, जो वहाँ की मूल्य थे, वहाँ के प्राइस थे वस्तुओं के, उसका लाभ, उसका जो मूल्य ज़्यादा हो गया था और लाभ कौन कमा रहे थे, वहाँ पे जो वाइट पीपल थे, ठीक है। फिर इसलिए दासता के खिलाफ आंदोलन आया, ठीक है। दास कैपिटल, देखो यहाँ दास का वर्ड वो नहीं होता जो हमने दास मानते हैं, ठीक है, स्लेवरी वाला दास होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, इसको याद कर लिया यूएसए के बैकग्राउंड से या उनकी स्थिति के आधार पर। और कैसे याद किया, 1954 से 1968 के बीच वहां पर सिविल राइट मूवमेंट्स को देखने के लिए मिलते हैं आपको। तो हमने याद किया 1859 से, फिर 1865 से और 1867 से। हमने कहा ना 1868 में, यानी कि 1968 में वहाँ पर ये आंदोलन समाप्त हो गया जब सबको अधिकार मिल गए। तो तीनों पुस्तकों का क्रम आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं, जो लास्ट पुस्तक है, ठीक है, जो 10वें नंबर की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम, जो 1891 में आती है, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम 1891 में आती है। देखो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। बस जैसे होली फैमिली 1844 से चालू होती है और वैसे ही क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम जो अंतिम सबसे अंतिम पुस्तक मानी गई है कार्ल मार्क्स की, वो 1891 में आती है। इसमें हम बाद में बताएंगे कि हमने इसमें आखिर कार्ल मार्क्स ने क्या आइडिया दिया था। अभी अपने 10 पुस्तकों के बारे में जान लिया, अब आगे चलते हैं, हम उन पुस्तकों के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज़ दिए ना उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे जो फ्यूरबैक थे। देखो हेगल या हीगल और हमें फ्यूरबैक या फ्यूरबाख भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये दोनों ही ना कहाँ के व्यक्ति थे, ये जर्मन के थे, ठीक है, ये जर्मन फिलोसोफर थे। उनके ही विचारों से कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित रहे थे। उसमें ही एक नाम है फ्यूरबैक या फ्यूरबाख, ठीक है। इसमें जो उनका प्रैक्सिस का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स ने, वो कहाँ से लिया है, फ्यूरबैक से या फ्यूरबाख से, ठीक है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम केवल दर्शन ना दें, उसे जमीनी स्तर पर भी लागू करें, यानी कि प्रैक्टिकल रूप में भी हमें उसे लागू करना है, एक्शन में भी लाना होगा, रिफ्लेक्शन समाज में उसका दिखना चाहिए। केवल दर्शन देने भर से काम नहीं चलेगा, हमें इस तरीके से क्रांति लानी होगी, उसे एक्शन में लाना होगा, उसे सामने समाज में जमीनी स्तर पर लागू करना होगा, ठीक है। अगली बात करें, दूसरा आइडिया जो है फ्यूरबैक के ही मेटलिज्म से, यानी कि भौतिकवाद विचारधारा से या विचार से कार्ल मार्क्स प्रभावित रहे। तो याद रखें, भौतिकवाद जो विचार था, मेटलिज्म जो विचार था, वो कहाँ से उन्होंने ग्रहण किया, वो ग्रहण किया फ्यूरबैक से या फ्यूरबाख से, ठीक है, जो मूलतः हेगल के विपरीत था। देखो हेगल और जो फ्यूरबाख थे, मैंने कहा ना जर्मन के थे, तो वहीं से ही कार्ल मार्क्स प्रभावित रहे। बस दोनों के ना थोड़े थोड़े विचारों को मिलाकर के इन्होंने अपना विचार डेवलप किया या विचार का विकास किया। तो हेगल के विपरीत आए थे, तो हेगल के विपरीत इन्होंने क्या कहा, मेटलिज्म, भौतिकवाद, ठीक है। इसे जान लेते हैं। मार्क्स वस्तु को मूल मानता था, ना कि विचार को। देखो इस चीज़ को ध्यान से सुनना होगा, आपको समझना होगा। मार्क्स ने अपने फिलॉसफी में ना ये कहा है, अपने दर्शन में ये हमें बताने की कोशिश की है कि जब भी हम इतिहास का वर्णन करें, जब भी एक चीज़ का अनुभव करें, तो हम पाएंगे विचार पहले नहीं आता है। सबसे पहले इस धरती पर वस्तु आती है, वस्तु के बाद ही देखकर या उसे जानकर ही हमें किसी विचार की अनुभूति होती है, ठीक है। यानी कि सामने एक गाय खड़ी होगी, सामने एक पेन रखा होगा, सामने एक स्क्रीन होगी, पहले वो वस्तु हमारे सामने है, उसके बाद ही हमारे सामने विचार आया। और वहीं हेगल क्या कहते हैं या हीगल क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले विचार आता है, उसके बाद वस्तु आती है, ठीक है। तो हम ये मान करके चलें, जो वस्तु और विचार का जो हमारे सामने डिबेट है, उसमें पहले उन्होंने क्या कहा कि पहले हमारे सामने कौन आती है, वस्तु आती है, उसके बाद ही विचार आता है। कार्ल मार्क्स का विचार मानना था, ठीक है। अगली ओर चलें, हेगल से ही, ठीक है, यानी हीगल से ही उन्होंने डायलैक्टिकल मेथड लिया। आपने पढ़ा होगा ना, वाद संवाद
वाद, प्रतिवाद और संवाद, यानी कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जरूर। तो वहीं से इन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी, ठीक है। और उसी पद्धति में इन्होंने फ्यूरबैक से जो मेटलिज्म लिया था, भौतिकवाद था, उसे साथ में जोड़ दिया और उसी जोड़ करके क्या बना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यानी कि क्या बन गया, मेटलिज्म। किस आधार पर, डायलेक्टिकल। तो हमने मार्क्स ने इन दोनों ही विचारकों से प्रभावित थे, जो जर्मन के थे, उनकी पृष्ठभूमि से विचार उन्होंने ग्रहण किए और उसे अपने विचारों के आधार पर मोल्ड कर दिया, मेल्ट कर दिया। समझ गए आप। तो हम ये भी जानते हैं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विचार है, ये कौन सी पुस्तक में इसके बारे में उन्होंने कहा है, ये विचार किस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया, तो ये विचार दिया उन्होंने द जर्मन आइडियोलॉजी बुक में, ठीक है, जो उनकी तीसरे नंबर की बुक हमने आपको बताई थी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो कम्युनिस्ट में एक एम और आएगा, यहाँ पर एक ही एम शामिल किया, डबल एम आता है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक की बात करें तो इस पुस्तक में देखो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसी पुस्तक में इन्होंने रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, खूनी क्रांति का विचार दिया और यह विचार इसके अंदर शामिल है कि सभी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और लाल क्रांति कर दो। और यह भी कहा आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किस पुस्तक में कहा हमें, या किस पुस्तक में देखने के लिए मिलता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देखो ना, याद करना, मैचिंग करने के लिए भी आता है पेपर में, या यही पूछ लेता है एक सिंगल स्टेटमेंट की लाल क्रांति के वर्णन मार्क्स किस पुस्तक में, तो आपको याद रखना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगली पुस्तक है क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम, ठीक है। देखो हमने आपको बताया था कि हमकी मार्क्स की सबसे अंतिम पुस्तक यही थी, गोथा प्रोग्राम। एक पेरिस कम्यून घटना हुई थी, ठीक है, पेरिस कम्यून घटना। इस घटना के आधार पर उन्होंने कहा कि जब हम क्या करेंगे, खूनी क्रांति के आधार पर जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी सत्ता है उसे उखाड़ फेंकेंगे, राज्य से बेदखल कर देंगे, उसके बाद भी हमें कुछ समय तक तानाशाही लानी होगी। किसकी, सर्वहारा वर्ग की। सर्वहारा वर्ग की कुछ समय तक हमें तानाशाही जरूर लानी होगी, तभी हम समाज में सबको इक्वल कर सकते हैं, सबको समान कर सकते हैं। तो इसी पुस्तक में उन्होंने कहा कि अगर हम पूंजीवादी वर्ग को या राज्य को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ समय तक हमें तानाशाही की जरूरत पड़ेगी। और किसकी तानाशाही, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, ठीक है। अगली पुस्तक की ओर चलें, ये पुस्तक का नाम था क्लास स्ट्रगल। देखो इसी पुस्तक के अंदर कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग इतिहास के बारे में बताया। तो हमने कहा ना कि कार्ल मार्क्स ने अपने जो हिस्ट्री के आधार पर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर क्लास स्ट्रगल को या क्लास जो होती है उसे बताने की कोशिश की और 5 चरणों में। तो हमने कहा, हम पढ़ते हैं ना प्रीमिटिव कम्युनल सिस्टम यानी कि प्राचीन आदिम साम्यवादी समाज, ठीक है। उसके बाद स्लेवरी हमने पढ़ा है, फिर फ्यूडलिज्म पढ़ा है, सामंतवाद पढ़ा है, फिर कैपिटलिज्म पढ़ा है यानी कि पूंजीवाद, और उसके बाद अंत में क्या आता है, साम्यवाद, ठीक है। ये क्लास स्ट्रगल बुक में बताया उन्होंने 5 स्टेजेस, ठीक है। कहीं पर 6 स्टेजेस भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब अगला विचार है प्राचीन समाज, या इसे हम बोलेंगे प्रीमिटिव कम्युनिज्म यानी कि आदिम साम्यवाद। देखो जो आदिम साम्यवाद का जो विचार था, ये आखिर मार्क्स ने ग्रहण कहाँ से किया, या उसे कहाँ से अपने तरीके से मेल्ट कर दिया, मोल्ड कर दिया, अपने विचारों के अनुसार ढाल दिया। तो ये जो एंशिएंट सोसाइटी बुक थी, ठीक है, ये लेविस मॉर्गन की जो बुक थी, वहां से इन्होंने ये प्राचीन समाज का आइडिया उठाया और उसे साम्यवाद यानी कि आदिम साम्यवाद में बदल दिया, ठीक है। फिर अगले विचार की बात करें तो 8वें नंबर पे देखें दास कैपिटल। देखो दास कैपिटल की पुस्तक में देखें तो इसमें सरप्लस वैल्यू का विचार होने दिया, अधिशेष मूल्य। हम जानते हैं ना कि अधिशेष मूल्य विचार क्या था, जब कभी हम डिटेल में कार्ल मार्क्स में बताएंगे या पढ़ाएंगे तब हम इसे बता देंगे। अभी बस हम ये जान लेते हैं सरप्लस वैल्यू का जो विचार था वो दास कैपिटल से देखने के लिए मिलता है। और ये भी कई बार आपसे पूछ ले कि ये विचार आखिर ग्रहण उन्होंने कहाँ से लिया है, तो रिकार्डो, जो रिकार्डो आप पढ़ते हैं कहाँ से, ब्रिटेन के थे, उसके कैपिटल एक्यूमुलेशन से जो विचार था उससे ये विचार को इन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है। फिर अगली बात करें पेरिस पांडुलिपि, जो हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि ये 1932 में पब्लिश होती है, मगर ये मिली कब थी, हमें इन्होंने लिख पहले ही दी थी 1844 में, मगर सामने निकल करके आई बाद में, ठीक है। तो इसी पुस्तक में यंग मार्क्स के विचार देखने के लिए मिलते हैं, अलगाववाद का सिद्धांत इनका देखने के लिए मिलता है, साइंटिफिक मार्क्स मिलते हैं यानी कि साइंटिफिक और वैज्ञानिक मार्क्स देखने के लिए मिलता है, लोकतंत्र के उनके विचार देखने के लिए मिलता है और मानवतावादी मार्क्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसे यंग मार्क्स पुस्तकों को इसमें क्यों कह देते हैं, कि इस पुस्तक के आधार पर यंग मार्क्स था। यंग
यंग मार्क्स इसलिए था क्योंकि उस समय वो लोकतंत्र की बातें किया करता था, व्यक्ति की फ्रीडम की, लिबर्टी की बातें किया करता था, अलगाव के बारे में बताता था, और वहाँ बहुत वह शांति प्रिय तरीके से बताने की चर्चा करे थे, राज्य के बारे में हमें बताते थे। बाद की पुस्तकों में उनके आइडिया कैसे हो गए, लाल क्रांति यानी खूनी क्रांति से संबंधित हो गए, इसलिए इस पुस्तक को यंग मार्क्स पुस्तक कह दिया जाता है या यंग मार्क्स कह दिया जाता है। यह हम देखने के लिए मिलते हैं मानवतावादी विचार मार्क्स के इसी पुस्तक में देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। फिर अगली पुस्तक की बात करें, आपने प्रोधा का नाम सुना होगा, प्रोधो भी उसे बोल देते हैं कई बार, प्रोधा का नाम सुना होगा। उनकी पुस्तक थी द फिलॉसफी ऑफ पावर्टी, ठीक है। इसी पुस्तक के विपरीत या इसी पुस्तक के आलोचना के स्वरूप कहा कि हमें सबसे पहले देखना होगा जो जितने भी दर्शन है ना, वो क्या है, वो जीरो है, नील है, क्योंकि वो दर्शन तो देते हैं मगर वो प्रैक्टिस का काम नहीं करते, प्रैक्टिकल रूप में जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाते हैं। इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखी इसी के जवाब में, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो दर्शन है वो केवल गरीब और गरीबी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगले पुस्तक, अगले विचार की बात करें, मार्क्स के वर्ग विहीन समाज यानी कि क्लास नहीं होना चाहिए, शोषण विहीन समाज होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए। यह विचार उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया है, जो फ्रांस के यूटोपियन सोशलिस्ट थे। देखो फ्रांस स्पेशली आ जाएगा वर्ड लिखा हुआ, क्या जर्मन कहते हैं, क्या फ्रांस कहते हैं, या ब्रिटेन कहते हैं, या अमेरिकन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उत्तर होगा फ्रांसीसी यूटोपियन सोशलिस्ट यानी कि काल्पनिक समाजवादी, वहां से ही इन्होंने अपना ये विचार ग्रहण किया था, ठीक है। अब लास्ट और अंतिम विचार को देखें तो वो था द पुस्तक थी किसकी, ये फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक की, ना कि मार्क्स थी। मगर राज्य की जो डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलती है वो इसी पुस्तक में देखने के लिए मिलती है। वो पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दी स्टेट। इसी के अंदर राज की परिभाषा देखने के लिए मिलती है, राज का जन्म कैसे हुआ, राज को क्या क्या कार्य करना है, संपत्ति को कैसे सुरक्षित करेगा। तो इसी पुस्तक के अंदर हमें वो विचार देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी पुस्तकों के बारे में पता चल गया होगा, क्रम के बारे में पता चल गया होगा, आइडिया के बारे में पता चल गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको जानना है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय